viewers, my name is Siddharth Kapoor and I'm 23 years old, and I am happy that I'm able to interact with you through this platform. I have been able to clear the Haryana Judicial Service exam within the span of this 1 year. So throughout the course of this interview with my experience, I'll try to share how can any aspirant aim for reasonably good marks within the span of 1 year and try to clear the judicial service examination. सो एक गाइडेंस जो इस इंटरव्यू के स्टार्ट के मैं आप सबको इनिशियली ही देना चाहूँगा वो ये है कि अगर हमें कम समय के अंदर इस प्रेपरेशन को अच्छे तरीके से करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि मोस्ट केस सिनेरियो के अंदर हमें ज़्यादा टाइम सब्जेक्ट्स के अंदर इसलिए लग जाता है कि हम नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अपना समय ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं. सो एट द वेरी आउटसेट मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट्स को कंपार्टमेंटलाइज करना सीखें, यानी उन्हें आप डिवाइड करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट सो इम्पॉर्टेंट एरियाज के अंदर. एंड इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 10 ईयर्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट की सर्विसेज के, आप उनको डेफिनेटली कंसल्ट करें. हरियाणा का 10 ईयर मैंने कंसल्ट किया था एंड उसके बेसिस के ऊपर मैंने शॉर्टलिस्ट करे थे टॉपिक्स जो रेपिटेटिवली आ रहे थे एग्जाम्स के लिए, सो दैट यू कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट कि आने वाले समय में भी उन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी. सो इन दैट केस सिनेरियो उनको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के रैंक किया एंड उसके बाद मैंने और चीज़ों को भी कंपार्टमेंटलाइज करना शुरू किया एंड मैंने अपनी प्रेपरेशन शेड्यूल के अंदर अपना सबसे ज़्यादा टाइम उन टॉपिक्स को डिवोट किया जो सबसे ज़्यादा जिनका चांस था कि वो पेपर के अंदर आ सकते हैं. एंड आई एम हैप्पी टू से कि ये पैटर्न इस पर्टिकुलर सर्विसेज के अंदर ब्रेक नहीं हुआ एंड उसी टैंजेंट की ओर हमें क्वेश्चनिंग दी गई थी, प्री के अंदर भी मेंस के अंदर भी. सो माय इंटायर इंटरव्यू आई विल डिवाइड इनटू 3 ब्रॉड पार्ट्स एंड मैं आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में पहले बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा जो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है एंड लास्ट में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में भी गाइड करूंगा. सो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स को अटेम्प्ट करना होता है. सो ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स के अंदर आप लोगों को एमसीक्यूज दिए जाते हैं. अब दिस कैन वेरी स्टेट टू स्टेट की नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यूज के अंदर है या नहीं. So basically I can speak for Haryana. So in the case of Haryana there was negative marking, consider it's 0.25%. So प्री के कंटेक्स्ट के अंदर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्री के अंदर अगर आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी कट ऑफ रेंज नियर टू कितनी जाती है. तो इससे एक आपको आउटर आइडिया लग जाएगा कि उस पेपर के अंदर आपको कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है. अब इसकी स्ट्रैटेजी ये होगी मेरे अनुसार कि आप सबसे पहले अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का एंड अगर पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप अपनी एक रिजिड मार्किंग बनाए, मतलब अगर आपको किन्हीं क्वेश्चंस के डाउट है आप मान के चलें वो गलत है एंड उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के कट ऑफ लिस्ट के अंदर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये उचित होगा, इट वुड बी गुड कि आप आगे अटेम्प्ट ना करो अपने फर्दर क्वेश्चंस को. दिस वुड बी अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. हाउएवर हैविंग सेड दैट, मान लीजिए आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर आपको ऐसा लगता है, यू फील दैट यू आर डाइसी विज़-अ-वी द कट ऑफ लिस्ट एंड कट ऑफ लिस्ट को भी हमेशा कंजर्वेटिव एस्टिमेट से देखना कि अगर लास्ट टाइम जो कट ऑफ लिस्ट थी उससे ऊपर कट ऑफ लिस्ट 100% जाएगा, 10 मार्क्स का ही फर्क पड़ सकता है उसके अंदर. सो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देखें एंड अगर आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर कट ऑफ लिस्ट से शायद बाहर हो रहे हैं, then there is no harm attempting more questions क्योंकि already you have nothing to lose in that exam. So preliminary examination के लिए मैं आपको recommend करूंगा कि बैरेक्ट की एक आप समझे कि रीडिंग हर एक बेयर प्रोविजन की वो भी हमें कंपार्टमेंटलाइज करनी पड़ती है, यानी कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर एक सेक्शन के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब उन कीवर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा. हर एक बैरक का हर एक वर्ड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए शायद जरूरी नहीं है, मैं ये समझता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू विज़-अ-वी हरियाणा, यहाँ पर स्टैटिक क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. तो कोई भी
चीज का टाइम पीरियड क्या है कि इन हाउ मच टाइम पीरियड यू कैन फाइल दिस एप्लीकेशन, सपोज एनी क्वेश्चन फ्रॉम सीपीसी इज कमिंग, या क्रिमिनल लॉ के कोई आ रहा है तो वो बेयर लैंग्वेज के पूछ लेंगे कि इसके अंदर पर्टिकुलर किस वर्ड का रेफरेंस दिया हुआ है। जैसे 161 सीआरपीसी टॉक्स अबाउट पर्सन इक्वेटेड विद फैक्ट्स एंड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर एक स्टैटिक क्वेश्चन वो बना देंगे। सपोज एक के अंदर उन्होंने दे दिया नॉट लेटर देन 60 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज, तो वो स्टैटिक जो चीज होती है वो आपको आइडेंटिफाई करनी 100% अपनी बैरक के आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ जगह के ऊपर एंड इवन इन हरियाणा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए मेरी आपको गाइडेंस रहेगी, पूरा बैरक के जो सेक्शन की जो क्रक्स है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आई रिकमेंड यू कि आप इंडेक्स प्रिपरेशन करें। एंड इंडेक्स प्रिपरेशन करने से ये मेरे सर विकास कौशल सर ने मुझे गाइडेंस दी थी, कौशल अकेडमी लुधियाना ने, कि इंडेक्स प्रिपरेशन करने का फायदा ये होगा कि आपकी जो चीजें वो एक पेपर के ऊपर उतर जाएंगी। तो जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे यू वुड नॉट हैव द टाइम कि आप पूरी बैरक को फिर से रीड करो। तो इंडेक्स अगर आपका प्रिपेयर्ड होगा तो बहुत जल्दी आप अपने सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर लोगे। एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन की मोटी मोटी बात को इफ यू कैन रिमेंबर दैट इज मोर देन इनफ। एंड इसके आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए हरियाणा के अंदर 16 लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं। सो बेसिकली इसके आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर तो करना है, आप छोड़ तो कोई सब्जेक्ट नहीं सकते, लेकिन आप ये चीज के ऊपर जरूर ध्यान रखें कि जो आपकी मेजर एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स है जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, इनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी हो। एंड इसके भी आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक एक सेक्शन एक एक ऑर्डर पढ़ना है, दैट इज डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रिमेंबर। सो इन दैट केस सिनेरियो आई विल रेकमेंड यू कि प्रीवियस 10 ईयर जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बुक्स है या फिर जो और प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की बुक्स है लाइक एके जैन यूनिवर्सल, इनके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके थ्रू यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो वो बुक सॉल्व आप तब करो जब आपने अपनी बैरक रीडिंग अच्छे से दे ली एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि आपको इस प्रोविजन के बारे में पता है। देन यू विल बी एबल टू टेस्ट कि उस बुक के पर्सपेक्टिव कैन वेयर आर यू स्टैंडिंग। सो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर ऑन अ होल आई वुड लाइक टू से कि स्मार्ट प्ले इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड नेगेटिव मार्किंग का आपको खास ध्यान रखना है। वन लास्ट गाइडेंस फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन वुड बी कि नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखो एंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका हमेशा होना चाहिए कि आप नेगेटिव वे से क्वेश्चंस को काटना शुरू करो। इसका मीनिंग होगा कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको लगता है कि 2 भी हो सकते हैं, तो आप पहले उन 2 को एलिमिनेट कर दो जो आपको लगता है कि इसके आंसर बिल्कुल नहीं है। सो दैट वुड गिव यू एन एज कि अगर बाकी 2 के आपको स्टिल अभी कंफ्यूजन है तो एटलीस्ट देयर इज अ 50% चांस कि योर क्वेश्चन कैन बी राइट। सो कुछ क्वेश्चंस कैन बी नेगेटिवली एलिमिनेट आवर ऑप्शंस vis-a-vis द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। हाउएवर सर्टेन क्वेश्चंस आर फ्लैट, उसके अंदर आप डायरेक्ट अटेम्प्ट भी कर सकते हो बिना नेगेटिवली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करे हुए। द सेकंड स्टेज ऑफ दिस इंटरव्यू नाउ आई लाइक टू डिस्कस द मेंस एग्जामिनेशन कि उसके आंसर राइटिंग क्या होती है, उसका प्रिपरेशन शेड्यूल क्या होता है। सो मेरा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हरियाणा का नवंबर के हुआ था एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन जुलाई 2021। सो रफली 3 मंथ्स के अंदर ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हुए मेरा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हो गया था। इंडेक्स प्रिपरेशन, स्मार्ट प्ले ओवर हार्ड वर्क, दिस इज व्हाट आई वुड से फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। बट मेंस इज वन थिंग जिसके अंदर आपको ब्रॉडली जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसका एक आउटर इंटरप्रिटेशन आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि मेंस के कुछ भी सबसेट को वो पूछ लेंगे आपको। इट इज नॉट कि डायरेक्टली आपको कहेंगे कि जस्ट एक्सप्लेन रेस जुडिकाटा, दैट इज नॉट श्योर कि दे डायरेक्टली से दिस थिंग। दे कैन गिव यू एनी सब पार्ट, कोई भी उसका एसेंशियल उठा के दे कैन गिव यू अ प्रोपोजिशन एंड दे कैन आस्क कि वेदर रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल और नॉट, या कुछ भी और भी किसी भी सब्जेक्ट का कोई प्रीपोजिशन क्वेश्चन भी आ सकता है। सो मेंस की एग्जामिनेशन के लिए मेरी सबसे पहली गाइडेंस आपको रहेगी कि यू शुड प्रिपेयर अ नोटबुक। आंसर राइटिंग के अंदर मोस्ट कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है इन द सेंस कि क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते। वी कैन नॉट फॉर्मुलेट द आंसर स्पीड बिकॉज वी डू नॉट मेंटेन अ नोटबुक, दिस इज व्हाट आई वुड से। सो हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंदर लॉ के एग्जाम के अंदर वी हैव 20 क्वेश्चंस and 3 hours time for attempting that paper. So if you divide the time, you have roughly 9 minutes to attempt a question. So 9 minutes can, I feel,
मैक्स टू मैक्स आप 1.5 पेज का क्वेश्चन सही तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हो, एंड दैट इज मोर देन इनफ बिकॉज दिस इज अ जुडिशियल एग्जाम. We have to come out of the law college mentality where we used to fill 6 pages of answer writing. In this particular exam, quality is more important than quantity. This is what I would say. So उस आंसर राइटिंग को करने का तरीका, पहले आपको स्पीड डेवलप करनी है. आप एक नोटबुक लो, लैंडस्केप नोटबुक इज व्हाट आई वुड रेकमेंड, क्योंकि उसी टाइप की शीट आपको वहां पर मिलेगी. एंड उसके बाद आप आंसर राइटिंग, जब आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करो, इनकी दोनों की आई फील प्रिपरेशन साथ में ही करनी चाहिए इनिशियली. सो आप उसी टाइम जो मेन क्वेश्चंस हैं उन सारों की अपनी नोटबुक एंड आंसर राइटिंग करो. आप इनिशियली ऑब्जर्व करोगे कि आपका टाइम, शायद स्टॉप वॉच भी उसका आप यूज करो, तो आप देखो कि आपका टाइम ऊपर क्लॉक होएगा कुछ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, तो वो ग्रेजुअली नीचे आना शुरू कर देगा. आपको ये टारगेट हमेशा दिमाग में रख के चलना है कि आपके पास 9 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए. सो आपको अगर वो टारगेट आपका अचीव हो रहा है, उसके आपका क्वेश्चन पढ़ के समझ के आप लिख पा रहे हो, देन दैट इज द स्टेज व्हेन यू कैन से कि अब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर सकते हैं अच्छे से. सेकंड, वीजा वी की मेंस के किस टाइप का कंटेंट लिखना चाहिए. इन माय पर्सनल व्यू, एंड हमारे सर ने भी हमें इसको लेकर काफी गाइड किया था कि मेंस की आंसर राइटिंग यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि एन एग्जामिनर हैज अ लॉट ऑफ आंसर्स टू चेक ऑब्वियसली. सो अगर all the candidates are writing a particular type of answers, so he'll not be impressed to read your particular answer. आपको अपना आंसर को impressive बनाना पड़ेगा. So in that case scenario, I'll recommend कि paragraphs you should avoid in writing mains answer, and rather I would say आप flowcharts या pointers की form के अपने questions के answer attempt किया करो. So flowcharts are also कि आप, मेरी अगर गाइडेंस इफ आई हैव टू से समथिंग, सो आप बैरक इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करो. बैरक की वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन आप आंसर के अंदर लिखने की कोशिश करें. सो आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. सपोज इफ आई हैव टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन confession to a police officer that has been dealt in section 25 Indian Evidence Act. So that section's Barak says no confession to a police officer shall be proved against a person accused of an offense. This is the Barak. So अगर मेरे को इसको आंसर कैन लिखना, so I can pick no confession, that would be my first word, and then I can explain what is a confession. उसके you can cite Pakala Narayan Swamy landmark case. That confession is to admit all the terms that constitute the offense or substantially the offense. So that is when you explain ki what is a confession. Then you can go further, made to a police officer. So what is made to? Made to is like you have made voluntary a confession. So if there is any kind of implicit fear, then that confession would not be admissible. That is the basic crux of the section. And in made to you can give various case possibilities, like if police officer is in a civil dress, then what is the case scenario. Police officer uses deceptive methods to get a confession, then what would be the case scenario. So आप different case scenarios deal कर सकते हैं made to word के साथ. Then आप you can go to the word police officer कि what is a police officer. So if we go to the CRPC, तो a person who can he can take proceedings against you in a particular criminal case and he can file a charge sheet against you, and then you can like deal कि जो special enactments के police officers हैं like NDPS के अंदर, पोटा के अंदर. सो इसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर है, क्या उनको जो कन्फेशन दी जाती है वो 25 सेक्शन के हिट होती है या नहीं. सो दिस इज द वर्ड कि पुलिस ऑफिसर की इंटरप्रिटेशन आप कैसे लिख सकते हो. देन यू कैन राइट डाउन शैल बी प्रूव. इसका मीनिंग होता है कि द कन्फेशन वुड बी रेलेवेंट बट द कन्फेशन इज नॉट एडमिसिबल. So this can be the interpretation of this word, and in the last word is person accused of an offense. So in that particular case scenario, you can say that accused is a person who though may not be formally charged, but against whom the proceedings will be taken up. This has been held in number of cases. So I am trying to explain basically कि मैंने अपने आंसर के अंदर पूरी बैरक को खोल दिया. अब इसको आप पॉइंटर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हो. So basically what would happen is आप एक या 1.5 पेज के ना you will be able to explain the entire law of section 25 comprehensively, and examiner would also be happy that you have an in-depth knowledge of every word that is being thrown to you in the bare act. So that is a very good way of attempting an answer in mains. This is what I would say. And apart from this, going further in mains, I would say never adopt this strategy कि विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एंड. मान लो अगर 20 क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के ना आपको डाउट लगता है, तो उस क्वेश्चंस को लीव अराउंड मत करो
क्योंकि मेंस के अंदर हमारे पास टाइम नहीं होगा कि हम वापस आकर उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर लेंगे. सो इट इज बेटर, कुछ क्वेश्चन 100% 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें सही से नहीं आते होते. सो इधर आप डायरेक्ट वहां पर मिलता है इन द एग्जामिनेशन, तो आप उसकी गाइडेंस ले सकते हो उसकी बेयर प्रोविजन को एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर आप जर्नली जो आपको उस टॉपिक के इर्द गिर्द चीजें पता है, यू कैन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट. So question, if you leave, you will obviously be not be marked for that question. If you write something, you will at least be given minimum marking for that question. So मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा कि 20 के 20 क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट होने जरूरी है, बिकॉज इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग 17 क्वेश्चंस, दे आर वेरी गुड. You can get maximum to maximum 5.56 out of 10. So even if आप 17 अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑन द कॉन्ट्रेरी 20 के 20 आप पूरे अटेम्प्ट कर रहे हो, दो 5 to 6 क्वेश्चन may not be that good, you will still be getting more marks in mains. सो मेंस की आधी लड़ाई इसकी आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए. तो उसके लिए फर्स्ट गाइडेंस वाज कि आप नोटबुक मेंटेन करना सीखो, एंड सेकंड गाइडेंस इज ऑब्वियसली कि मेंस की आंसर राइटिंग शुड बी वेरी इंप्रेसिव. एंड मेंस के अंदर माय स्कोर वाज गुड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट आई अडॉप्टेड फॉर माय मेंस एग्जामिनेशन. एंड इसके लिए, इसके अपार्ट फॉर मेंस देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस कि 10 ईयर को प्लीज बहुत अच्छी तरह के तरीके से स्टडी करना. आई कैन स्पीक फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज. सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा रिपीट होकर आते हैं हर एक मेंस के एग्जामिनेशन के. फॉर एग्जांपल हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 14 दैट डील्स विद फीमेल ओनरशिप, तो वो क्वेश्चन काफी रिपीट होता है. सेक्शन 6 कोपासनरी प्रॉपर्टी, दैट क्वेश्चन आल्सो कम्स अ लॉट. सो इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर तो आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होकर आते हैं. सो दैट इज व्हाट आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू एज वेल, कि अपनी तैयारी को आप डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर तोड़ लो, एंड जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आप खास ध्यान दीजिए. सो मेंस के लिए मेरी गाइडेंस यही रहेगी, एंड आई फील मेंस की नोटबुक आपको पहले मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड उस समय 2 महीने जब रफली होते हैं प्री के बाद, तो उसके अंदर हम सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं मेंस को. एंड प्रोसीडिंग फर्दर एज फार एज इंटरव्यू गाइडेंस इज कंसर्न, आई वुड से इंटरव्यू की कोई स्पेसिफाइड प्रेपरेशन नहीं होती है, बिकॉज इन हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज दिस टाइम ऑल्सो वी ऑब्जर्व दैट कैंडिडेट्स वर बीइंग क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट्स दैट वर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ हरियाणा जुडिशरी. सो विद इन आवर 16 सब्जेक्ट्स, लाइक ड्यूरिंग द लॉ टाइम जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, सपोज आरटीआई एक्ट, आईटी एक्ट, कंपनी लॉ, मोटर व्हीकल्स एक्ट, उसके ऊपर भी कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो इंटरव्यू की तैयारी इज नो स्पेसिफाइड पैटर्न दैट आई वुड से कि ऐसे ऐसे करो तो इट वुड बी रियली गुड. रादर इंटरव्यू के लिए आई वुड से कि टच एवरीथिंग. जो भी आपने लॉ टाइम के सब्जेक्ट्स पढ़े, एक ओवरव्यू उस सब्जेक्ट का मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, ताकि इवन इफ एन इंटरव्यूई अ पर्सन हु इज कंडक्टिंग योर इंटरव्यू, अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मान लीजिए वैसे वो इतना ज्यादा इन डेप्थ इनिशियली कोई आउटर सब्जेक्ट से नहीं पूछते हैं, दे विल आस्क यू अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन आरटीआई एक्टिविस्ट, एंड देन दे विल पिक फर्दर, अगर आपको आंसर आप बहुत अच्छे अच्छे दोगे तो. सो माय सजेशन वुड बी कि कुछ आपको बोलना आना चाहिए, एंड सब्जेक्ट्स का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट आपको 100% पता होना चाहिए. अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता होगा, दैट इन इटसेल्फ वुड गिव यू अ वेरी गुड एज कि दे नो दिस पर्सन नोज द एंटायर स्टोरी ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, कि किन सर्कमस्टांसेस में वो लॉ आया था एंड क्या उसका ऑब्जेक्टिव था उस लॉ को एड्रेस करने का. सो फर्स्ट गाइडेंस फॉर इंटरव्यू इज दिस कि आप सारे सब्जेक्ट्स जो लॉ टाइम के थे एटलीस्ट, एंड जो करंटली इंपॉर्टेंट लॉ एरियाज हैं उनको आप डेफिनेटली कवर करो. दिस इज द सेकंड मेन गाइडेंस. से फॉर एग्जांपल कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स अभी रिसेंटली आई है, लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर जजमेंट आई थी. सो दीज आर सर्टेन एरियाज जो काफी ज्यादा हाईलाइट भी हुए थे. सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछना बहुत ज्यादा मतलब कॉमन रहता है पैनल की ओर से भी, दैट दे वांट टू नो कि प्रेजेंटली जो सोसाइटी के अंदर लीगल एस्पेक्ट्स आर इन डिस्कशन, उसके बारे में आपकी कितनी नॉलेज साउंड है. सो दे वुड वांट टू नो योर स्टैंड ऑन दैट. एंड इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर ना आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि नेवर टेक अ एक्सट्रीम स्टैंड, क्योंकि इन टाइप के जो लीगल अफेयर्स होते हैं दैट आर हॉटली डिबेटेड, इसके दोनों टाइप के व्यूज आर पॉसिबल. सो योर व्यू should be a balanced view, क्योंकि as a judicial officer we always say कि we should have a balance of convenience, balance of interest in our head whenever we are deciding a case. So we cannot be outrightly extreme in our view कि we are totally criticizing a particular thing. We should know both the sides of the story. Then obviously we should take a stand that we feel right. This is what I would say. And interview के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंटरव्यू देते समय
मेरा जो इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट को लेकर रिस्ट्रिक्टेड था एंड मेरे से भी क्वेश्चंस ट्रिकी पूछे गए थे इंटरव्यू के दौरान, बट आई वुड से ऑलवेज कीप अ चीयरफुल स्माइल ऑन योर फेस. सो उससे जो पैनल है दे वुड नो दैट दिस पर्सन ट्रस्ट और हिज कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी शेकन even if he is being exposed to difficult circumstances. आंसर का जवाब ना देना is completely fine. This is what I would say. And आंसर का गलत जवाब देना, इस चीज से we should definitely हमें बचना चाहिए. So आंसर का जवाब भी जब हम देते हैं, like in my interview if I discuss, first 2-3 questions were tricky. So वो questions I also like bypassed. So I directly tell them, sorry sir, I'm unable to answer this question as of now. I would say my base of the interview then started with the Limitation Act. I was questioned a lot on adverse possession, section 27. So my line of questioning firstly simply began with a simple proverb that an honorable member said, what is sword and shield in law? Then I gave them the reference of section 27 and then I cited them the entire scenario that has been changed by the Manjeet Court judgment. Ki earlier the law was only that we could use it as an injunction order. As a defendant we could only defend the suit. Now we can use it both as a plaintiff seeking a declaratory decree and we can also defend it as a defendant seeking an injunction order. So वहां से शुरू कर मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग हुई उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही कि एडवर्स पोजेशन कैसे मिलेगा, क्या एक्सेप्शंस, एंड दीज क्वेश्चनिंग वर बीइंग बॉम्बार्डेड कि 4-5 मेंबर्स इकट्ठे क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे थे. सो इस चीज के अंदर आपका कंपोजर बने रहना बहुत जरूरी है एंड वो आपको बोलने का पूरा समय देंगे इंटरव्यू के अंदर. सो इंटरव्यू के दौरान आपको करना सिर्फ इतना है कि आप एक चीयरफुल फेस लेकर एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर्स के जवाब उनको देते रहो एंड जो आपको आंसर नहीं पता प्लीज बी आउटराइट एंड प्लीज से देम पोलाइटली कि I am aware of the answer as of now rather than giving them a wrong answer, because that is one area जहां से उनको मतलब they would not feel nice if you're still attempting and you don't know the answer. And interview के लिए one more thing that I would like to say, always your answer should be short and crispy. So the person who is interviewing you, he also has a lot of knowledge and more knowledge than you. So in that case scenario उनको पीछे की कहानी सारी जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा. This is what I feel. उन्हें they'll be more interested कि you just speak to the point. जो मुद्दे की बात है you tell them and they'll be happy, they'll pick it further from there, they'll be cross questioning you. So that is one thing कि हमें कंट्रोल करना भी आना चाहिए कि कब रुकना है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि if you speak more आपको रिबट, आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग के चांसेस भी उतने ज्यादा होंगे कि आपने कुछ गलत बोल दिया हो शायद इतने बड़ी स्पीच के अंदर. सो कीप योर आंसर शॉर्ट एंड क्रिस्प इन द इंटरव्यू एज वेल. सो these broadly are 3 मतलब guidance from my end for pre, for mains and for interview. And with this I think कि आप अपने जुडिशियल एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे. एंड to wrap up my interview, certain general things that I would like to discuss with you कि judiciary crack करना even within an year is not difficult. After my preparation I can say this thing. The reason why I am saying and sharing this thing is that the only thing that stops us from clearing this exam soon is our own limitations in our head, because whenever we are attempting our first paper we are said by a lot of people that अभी इतनी जल्दी कैसे होगा, how would you do the particular thing इतनी जल्दी, अभी तो आपने तैयारी करना शुरू की है. So ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शन जो है ये हमारे हेड स्पेस के होता है. प्रेपरेशन स्मार्ट शेड्यूल के साथ 1 साल के करी जा सकती है. It is important क्या नहीं पढ़ना, as I said in the very start of my interview. And with that I feel आप अच्छा कर पाएंगे इस इंटरव्यू के अंदर. एंड संघर्ष होगा इस लाइन के अंदर भी. देयर वुड बी डेज जब आपका पढ़ने का दिल नहीं करेगा, सो इट इज कम्प्लीटली फाइन, आप ऑफ ले सकते हैं उन दिनों के अंदर. बट मोर इम्पोर्टेंट इज जब आप पढ़ रहे हैं उन दिनों के आपका जो मतलब कि डिवोशन है वो 100% होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, न्यूज़पेपर रीडिंग. सो I can speak for Haryana judiciary. In Haryana judiciary, pre के अंदर you get a certain questions on general knowledge, and apart from this interview के chance रहता है कि उस type के questions आए. So newspaper reading in my view should be on legal affairs and on the current government schemes and the world affairs that are going on. Newspaper reading आपको summarily करनी चाहिए and इसके साथ आप live law या और कोई site के ऊपर case readings 100% करें. 2 केस लॉज आप डेली के पढ़ें लिखें अपने नोटबुक के अंदर. दैट वुड बी गुड, जो आपको करंट लीगल अफेयर्स के साथ भी ब्रश अप रखेंगे. एंड दिस वुड ब्रॉडली बी माय गाइडेंस टू यू फॉर द प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स. थैंक यू.